नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल मोहित यादव एजुकेशन पर। इस चैनल पर मैं आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग से संबंधित विभिन्न विषयों के सवाल सॉल्व करा रहा हूं। अभी तक मैंने इसके पहले विभिन्न विषय जैसे थर्मोडायनेमिक्स, हीट ट्रांसफ़र, इसके अलावा बॉयलर, फ्लूइड मैकेनिक्स, इन सभी सवालों को सॉल्व कराया है। यदि आप उन वीडियोज़ को भी देखना चाहते हैं तो उसकी डिस्क्रिप्शन आपको उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी जो मैं आज सॉल्व कराने जा रहा हूँ मशीन डिज़ाइन का चैप्टर करा रहा हूँ। ये जो हम लोग की सीरीज़ है ये इस सीरीज़ का 41वां भाग है। तो आज के शुरू करते हैं। आज जो मैं जिस सब्जेक्ट के जिस टॉपिक के बारे में बात करूँगा वो है मशीन डिज़ाइन का टॉपिक क्लच के बारे में आज मैं आपको सवाल सॉल्व कराऊँगा। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, इन अ मल्टीपल डिस्क क्लच इफ देयर आर 6 डिस्क ऑन द ड्राइविंग शाफ्ट एंड 5 डिस्क ऑन ए ड्रिवन शाफ्ट द नंबर ऑफ द पेयर ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेसेस विल बी इक्वल टू। कहने का मतलब है कि मल्टीपल डिस्क क्लच में यदि 6 डिस्क क्या है ड्राइविंग शाफ्ट पे हैं और 5 डिस्क कितने हैं ड्रिवन शाफ्ट पे हैं तो कितना नंबर ऑफ पेयर ऑफ कॉन्टैक्ट कितने होंगे। तो देखिए, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन दिया है मल्टीपल चॉइस मतलब मल्टीपल डिस्क क्लचेस का क्लच है, क्लच के बारे में क्वेश्चन दिया हुआ हो तो उस कंडीशन में क्या होता है, नंबर ऑफ पेयर ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस, द नंबर ऑफ पेयर ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस कैपिटल एन, इसकी वैल्यू होती है N1 प्लस N2 माइनस 1। इसकी वैल्यू क्या होती है, N1 माइनस N2 माइनस की वैल्यू होती है N1 प्लस N2 माइनस 1। इसमें N1 क्या है, N1 है ठीक डिस्क ऑन द ड्राइविंग शाफ्ट और N2 क्या है डिस्क ऑन ड्रिवन शाफ्ट। मतलब अगर N1 क्या है डिस्क नंबर ऑफ डिस्क ऑन ड्रिवन शाफ्ट और N2 नंबर ऑफ डिस्क ऑन ड्राइविंग शाफ्ट, इन दोनों को जोड़ करके एक से घटा देंगे तो हमको नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस मिल जाएगा। तो यही पहला क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हम पूछा है द नंबर ऑफ पेयर ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस क्या हो जाएगा, 5, 6 प्लस 5 बराबर 11, 11 में से एक चला जाएगा 10। तो इस N1 प्लस N2 माइनस 1 मतलब 6 प्लस 5, 5 प्लस 6 माइनस 1 बराबर 10। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 10। इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए सही जोड़ी के रूप में दिया है। पहले में दिया हुआ है सिंगल प्लेट फ्रिक्शन क्लच, मल्टी प्लेट फ्रिक्शन क्लच, सेंट्रीफ्यूगल क्लच, जॉ क्लच। ठीक, और इसके उपयोग दिए हुए नीचे स्कूटर्स, रोलिंग मिल्स, ट्रक्स एंड मोपेड्स। ठीक, देखिए कहाँ पे किसका प्रयोग होता है। सबसे पहले इन्होंने दिया है सिंगल प्लेट फ्रिक्शन क्लच। देखिए सिंगल प्लेट फ्रिक्शन क्लच का प्रयोग कहाँ किया जाता है, जहाँ स्पेस पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो। कैसे प्रकार का हो, जब इंजन का साइज़ बड़ा होता है और उसमें पर्याप्त मात्रा में स्पेस उपलब्ध होता है तब हम लोग सिंगल प्लेट फ्रिक्शन क्लच का प्रयोग करते हैं। तो इसका जैसे ट्रक है, ट्रक में पर्याप्त जगह होती है, बड़ा इंजन होता है तो उसमें हम लोग आसानी से फ्रिक्शन क्लच का प्रयोग कर सकते हैं, वो भी सिंगल प्लेट। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा ट्रक, तो ए का आंसर हो जाएगा 3। तो ये 3 आपको कहाँ मिल जाएगा, सी और डी में मिल जाएगा। तो सी और डी में कोई एक आंसर होगा। ठीक, अगला दिया है मल्टीप्लेट फ्रिक्शन क्लच। मल्टीप्लेट फ्रिक्शन क्लच क्या होता है, मल्टीप्लेट फ्रिक्शन क्लच में ऐसे ढेर सारे ड्रिवन शाफ्ट पे मल्टीप्लेट क्लचेस होते हैं, इस प्रकार ड्राइविंग शाफ्ट पे होते हैं और स्प्रिंग की सहायता से दोनों को हम लोग एंगेज डिसएंगेज करते रहते हैं। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, इसका प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पर इंजन छोटा होता है और वहाँ पे क्लच को लगाने के लिए जो स्पेस है वो कम होती है। तो जब कम स्पेस होती है तो हम लोग मल्टीपल प्लेट क्लचेस का यूज़ करते हैं ताकि हम लोग छोटे छोटे ढेर सारी प्लेट्स का प्रयोग करके हम लोग क्लच का साइज़ कम कर सकते हैं। ठीक, एक बड़ा साइज़ का क्लच लगाने में ज़्यादा जगह लेता है क्योंकि छोटे छोटे ढेर सारे लगाने पे कम जगह लेते हैं ताकि हम उसे कॉम्पैक्ट करके लगा सकते हैं। तो इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, इसका प्रयोग छोटी गाड़ियों में किया जाता है, जैसे कार है, आपका स्कूटर है, गियर वाले जो छोटे बाइक है, तो इन सभी में क्या है मल्टीपल प्लेट क्लचेस होते हैं। ठीक, तो मल्टीपल प्लेट क्लचेस कहाँ होंगे, दूसरे का, तो बी का आंसर क्या हो जाएगा स्कूटर। तो बी का आंसर हो जाएगा 1। तो हमने सी और डी में देखिए ये भी 1 है, तो ये मतलब सी और डी अभी भी कन्फ्यूज़न खत्म हुआ नहीं हुआ। तीसरा सेंट्रीफ्यूगल क्लच। सेंट्रीफ्यूगल क्लच वहाँ प्रयोग किया जाता है जहाँ जिन गाड़ियों में गियर्स बॉक्स नहीं होता है, जैसे आपकी स्कूटी है, मॉपेड है, इनमें क्या है सेंट्रीफ्यूगल क्लचेस होते हैं। ठीक, जो बिना गियर की कार आ रही है उन सभी में कैसे सेंट्रीफ्यूगल क्लचेस होते हैं जो सेंट्रीफ्यूगल एक्शन पे कवर करते हैं। इसमें क्या होता है, ऐसी ड्रिवन शाफ्ट होती है, उसके अंदर इस प्रकार से फ्रिक्शन शू होते हैं
जो कि एक स्प्रिंग की सहायता से एक ड्रिवन शाफ्ट पे इस प्रकार से जुड़े होते हैं, और जितना ये इसमें क्या है इसकी स्पीड बढ़ती है तो ये फ्रिक्शन क्लचेस का क्या है कांटेक्ट उतना ही बढ़ता जाता है और ड्रिवन शाफ्ट की भी स्पीड बढ़ती जाती है। तो फ्रिक्शन क्लचेस का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पे गियरलेस हम गाड़ी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जैसे स्कूटी है, मोपेड है। ठीक, तो तीसरा आंसर क्या है इन्होंने पूछे, तीसरा आंसर कहा फ्रिक्शन क्लच। तो फ्रिक्शन क्लच का प्रयोग कहाँ होगा, मोपेड्स में। तो सी के लिए क्या हो जाएगा, सी के लिए 4, तो सी के लिए 4, तो हमारा आंसर जाएगा डी। तो चौथा भी देखिए जॉ क्लच का प्रयोग रोलिंग मिल्स में किया जाता है। रोलिंग मिल्स देखिए जब जहाँ पे हमको पॉजिटिव ड्राइव चाहिए, देखिए अगर आपसे पूछा जाए क्लचेस क्या है, क्लच फ्रिक्शन ड्राइव है कि पॉजिटिव ड्राइव है, तो देखिए आप सिर्फ क्लच को ये नहीं कह सकते क्लचेस क्या है, फ्रिक्शन ड्राइव है या क्या है, क्या फ्रिक्शन ड्राइव है या फिर पॉजिटिव ड्राइव है, जब तक क्लच का प्रकार न दिया जाए। जब जॉ क्लच दिया होता है, जो जॉ क्लच होता है, जॉ क्लच ये क्या होते हैं, ये पॉजिटिव ड्राइव से होते हैं। कैसे होते हैं, पॉजिटिव ड्राइव होते हैं। ठीक, जबकि प्लेट क्लच, ठीक, प्लेट क्लच जो होते हैं, चाहे सिंगल प्लेट क्लच हो या डबल प्लेट क्लच हो या कोन क्लच हो, ये सभी क्या होते हैं, कोन क्लच, प्लेट क्लच एंड क्लोन क्लच, ये कैसे होते हैं, फ्रिक्शनल ड्राइव होते हैं। किस प्रकार के होते हैं, फ्रिक्शनल ड्राइव। फ्रिक्शनल ड्राइव का मतलब है कि इनमें स्लिप के चांसेस रहते हैं। ठीक, इसमें दोनों के बीच में परफेक्ट, मतलब जिस स्पीड पे आपकी ड्रिवन शाफ्ट घूम रही है एग्जैक्टली उसी स्पीड पे ड्राइविंग शाफ्ट नहीं घूमेगी। जबकि पॉजिटिव ड्राइव में जिस स्पीड पे ड्रिवन शाफ्ट घूम रही होगी और जिस शाफ्ट पे ड्राइवर शाफ्ट घूम रहे, मतलब दोनों शाफ्ट क्या है एक ही स्पीड पे घूम रही होंगी। तो देखिए जॉ क्लच किस प्रकार का होता है, जॉ क्लच इस प्रकार का होता है, जैसे ये एक शाफ्ट है इस प्रकार से इस पे रहता है, इस पे इस जैसे खाने बने होंगे। ठीक, और जो दूसरी क्लच होगा उसका जस्ट इसका अपोजिट होगा। ठीक, इस प्रकार से। तो जब हम दोनों को एंगेज कर देंगे तो दोनों एक ही स्पीड से घूमने लगेंगे। लेकिन जॉ क्लच का घाटा क्या है, जॉ क्लच का घाटा यह है कि इसको हाई स्पीड पे एंगेज डिसएंगेज नहीं किया जा सकता। अगर इस हाई स्पीड पे दोनों घूम रहे हैं तो इसका एंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट बहुत कठिन हो जाता है। जबकि फ्रिक्शन क्लच को हम लोग हाई स्पीड पे भी एंगेज डिसएंगेज कर सकते हैं। आप कार को हाई स्पीड पे भी इसका गियर बदल लेते हैं। ठीक, क्योंकि वहाँ पे हम जब क्लच दबाते हैं तो क्लच को दोनों क्लच की प्लेटों में डिसएंगेज हो जाती हैं, जैसे क्लच छोड़ते हैं तो दोनों क्या है एक दूसरे से एंगेज हो जाती हैं क्लच प्लेट से। तो इस प्रकार से वर्क करता है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। ए 6x19 रोप इम्प्लाइज दैट देयर आर, मतलब इन्होंने कहा है कि एक रोप है जो 6x19 कहा गया है। तो इसमें क्या है कि उन्होंने पूछा कि ये किस प्रकार की रोप है। तो अगर हम लोग को किसी जगह पर रोप का स्पेसिफिकेशन लिखा हो तो हम लोग कैसे पहचानेंगे। अगर किसी रोप का स्पेसिफिकेशन A/B/C इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो जो पहला होता है, ठीक है, पहला होता है ए, ये बताता है यहाँ पे जो मतलब जो भी वैल्यू होगी, जहाँ पे जो वैल्यू होगी बताएगा वो डाया ऑफ रोप वायर को बताता है। किसको बताता है, डाया ऑफ रोप वायर। ठीक, मतलब जो रोप वायर होगी उसके एक वायर का डायमीटर क्या है। ठीक, और दूसरा क्या होता था, ये जो बताता है दूसरा जो अंक बताता है, ये बताता है नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स बताता है, नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स, STRANDS। स्ट्रैंड्स क्या होते हैं, अगर आप किसी देखिए रोप वायर को खोल के देखेंगे तो रोप वायर कैसा होता है, रोप वायर को देखेंगे तो अगर इस प्रकार से इसमें छोटे छोटे ढेर सारे वायर होते हैं। ठीक, अगर हम दूसरी तरफ देखें तो इस प्रकार कई प्रकार के ऐसे प्रकार मतलब इस सब प्रकार के देखिए सभी इस प्रकार से ऐसे रहते हैं, फिर रोप वायर में इस प्रकार से लपेटते चले जाते हैं। मतलब ढेर सारे हम क्या है छोटे छोटे रोप्स की ढेर सारे स्ट्रैंड बना लेते हैं, फिर इन्हीं सभी को आपस में एक दूसरे से ऐसे लपेट देते हैं। ठीक, तो आपको इस प्रकार से रोप को एक पूरा रोप वायर प्राप्त हो जाता है। ठीक, तो इसमें क्या है जो एक ठो स्ट्रैंड बनाते हैं, मतलब छोटे छोटे एक वायर को मिला करके कोई एक लच्छा बना लेते हैं, उसी लच्छे को स्ट्रैंड कहा जाता है। तो जो दूसरा जो डाटा होता है, ये जो बीच में जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, ये बताता है कि नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स कितने हैं। और जो तीसरा संख्या होगी, यहाँ पे जो तीसरी संख्या होगी वो ये बताएगी कि नंबर ऑफ रोप इन ईच स्ट्रैंड, एक स्ट्रैंड में कितने रोप हैं। ठीक, तो इस तरह से रोप वायर कितने हैं, इस तरह से हम लोग इसका स्पेसिफिकेशन देते हैं। यदि 3 ठो दिए हुए हैं तो 3 अंक दिए हुए हैं, तो पहला क्या होता है डायमीटर ऑफ रोप वायर, दूसरा क्या होता है नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स, और तीसरा क्या होता है नंबर ऑफ रोप इन ईच स्ट्रैंड बताएगा। लेकिन अगर स्पेसिफिकेशन में से 2 ही अंक दिए हुए हों, मतलब P/Q के फॉर्म में हो, तब क्या बताएगा,
तब जो हमने पहला है जो यहाँ पे एक अंक था, इस अंक को छोड़ देंगे और ये मान लेंगे कि अंक नहीं है। मतलब ये ऐसा मान लेंगे कि अगर सिर्फ 2 अंक दिए हुए हैं तो वो क्या है, b इंटू सी के फॉर्म में है। मतलब अभी पहले हम जब 3 अंक दिए होते तो a b c मानते थे, और जब क्या है जब 2 अंक दिए हो तो हम लोग मानेंगे b इंटू सी है। तो जो पहले यहाँ पे 2 अंक में अगर दिया होगा तो ये जो चीज़ होगी ये नंबर ऑफ स्ट्रैंड होगी, STRAND नंबर ऑफ स्ट्रैंड होगी, और ये क्या होगी, नंबर ऑफ रोप इन ईच स्ट्रैंड हो जाएगी, नंबर ऑफ रोप इन ईच स्ट्रैंड। ठीक, तो इन्होंने इसमें सवाल में क्या दिया, इस सवाल में इन्होंने कहा सिर्फ 2 अंक दिए हैं, तो मतलब 6 क्या होगा, 6 हो जाएगा नंबर ऑफ स्ट्रैंड हो जाएगा, और 19 क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रोप इन ईच स्ट्रैंड हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 6 वायर इन ईच स्ट्रैंड एंड 19 स्ट्रैंड्स इन ईच रोप। तो ये नहीं, 6 स्ट्रैंड होने चाहिए, 6 स्ट्रैंड एंड 19 वायर्स इन ईच स्ट्रैंड। हाँ, ये इसका आंसर हो जाएगा, 6 लार्ज डायमीटर वायर्स एंड 19 स्मॉल डायमीटर वायर्स। ये भी नहीं होगा। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक, तो इस प्रकार से रोप वायर का स्पेसिफिकेशन किया जाता है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्रिक्शन क्लच। तो मैंने आपको बताया था फ्रिक्शन क्लच इस प्रकार, मतलब फ्रिक्शन क्लच कौन से होते हैं, फ्रिक्शन क्लच वो होते हैं जिनके बीच में स्लिप होने के चांसेस होते हैं, जबकि दूसरे जो क्लच होते हैं वो पॉजिटिव ड्राइव क्लच होते हैं, तो उसमें क्या कहते हैं, स्लिप होने के चांसेस नहीं होते। तो डिस्क और प्लेट क्लच की तो एक ऐसे प्रकार का क्लच है, ये फ्रिक्शन क्लच है, ये कैसा है, फ्रिक्शन क्लच। इन्होंने क्या पूछा है, नॉट अ फ्रिक्शन क्लच। ठीक, कोन क्लच क्या है, कोन क्लच भी फ्रिक्शन क्लच है। सेंट्रीफ्यूगल क्लच कैसा है, ये भी फ्रिक्शन क्लच है। जॉ क्लच कैसा है, पॉजिटिव क्लच है। किस प्रकार का क्लच है, पॉजिटिव क्लच है। तो इन्होंने कहा विच इज़ नॉट अ फ्रिक्शन क्लच, तो जॉ क्लच इज नॉट अ फ्रिक्शन क्लच, जॉ क्लच इज नॉट अ फ्रिक्शन क्लच हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द टार्क ट्रांसमिटेड बाय ए कॉनिकल क्लच ऑफ आउटर रेडियस आर, इनर रेडियस स्मॉल आर एंड सेमी कोन एंगल ऑफ अल्फा एज्यूमिंग यूनिफॉर्म प्रेशर। ठीक, तो इन्होंने पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा करेक्ट एक्सप्रेशन है कि एक जो मतलब कौन क्लच का, कोनिकल क्लच, इसका आउटर रेडियस कितना है, आर है, इनर रेडियस स्मॉल आर है, और सेमी कोन एंगल जो है अल्फा दिया है। ठीक, तो मैं आपको सारे फॉर्मूले बता देता हूं जो हमको क्लच में यूज़ करने पड़ते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं डिस्क क्लच से। किससे शुरू करते हैं, डिस्क क्लच, या इसी को कभी कभी प्लेट क्लच कहा जाता है, डिस्क क्लच या प्लेट क्लच। ठीक, तो देखिए डिस्क क्लच या प्लेट क्लच को सॉल्व करने की 2 थ्योरीज होती हैं। ठीक, एक होती है यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी, एक होती है यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी, और दूसरी होती है कहते हैं यूनिफॉर्म वियर थ्योरी, यूनिफॉर्म वियर थ्योरी। ठीक, जब क्लच नया होता है तो क्या होता है कि उसकी सतह बहुत बढ़िया से बराबर होती है सभी तरीके से। तो उस कंडीशन में हम लोग यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी का यूज़ करते हैं। क्या करते हैं, यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी। मतलब जब नया क्लच होता है तो हम लोग यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी यूज़ करते हैं, और जब क्लच पुराना हो जाता है तो उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग यूनिफॉर्म वियर थ्योरी यूज़ करते हैं। तो नए क्लच के लिए यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी और पुराने क्लच के लिए यूनिफॉर्म वियर थ्योरी यूज़ करेंगे। अब देखिए इसमें अगर आपको सवाल में नहीं दिया हुआ है कि कौन सी थ्योरी का यूज़ करना है तो आप यूनिफॉर्म वियर थ्योरी का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यूनिफॉर्म वियर थ्योरी ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट देती है यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी के कंपैरिजन में। तो हम दोनों थ्योरी आपको बता देते हैं, दोनों के लिए फार्मूले क्या होगा। देखिए यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी के लिए अगर बात करें हम लोग यहाँ पे डिस्क क्लच के लिए यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी की बात कर रहे हैं। डिस्क क्लच के लिए डिस्क क्लच है हमारा, डिस्क क्लच का यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी। देखिए सबसे पहले आप जान जाइए कि जो टार्क की वैल्यू होती है वो इक्वल टू होती है म्यू इंटू डब्ल्यू इंटू आर। ठीक, म्यू इंटू डब्ल्यू इंटू आर होती है। ठीक, यहाँ पे आर मीन, यहाँ पे आर मीन आर। अब देखिए म्यू इंटू डब्ल्यू इंटू आर, चाहे यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी लीजिए चाहे यूनिफॉर्म वियर थ्योरी लीजिए, दोनों ही कंडीशन में टार्क ट्रांसमिटेड टार्क की वैल्यू क्या होती है, म्यू इंटू डब्ल्यू इंटू आर मीन होती है।
ठीक। और जो पावर ट्रांसमिटेड होता है वो इक्वल टू होता है टार्क इंटू ओमेगा, ठीक। मतलब टार्क इंटू ओमेगा, ओमेगा मतलब देखिए ये W है और ये ओमेगा है, ठीक। तो ओमेगा मतलब जिस रेडियंस पर सेकंड मतलब क्लच की मतलब क्लच की रोटेशनल स्पीड है, ठीक। तो देखिए अब यहाँ पे टी टार्क मतलब म्यू, म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, क्या है, म्यू इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। जैसे डिस्क क्लच है इस प्रकार से, तो इसमें क्या करते हैं कि डिस्क क्लच में पूरे में क्या होता है, फ्रिक्शनल मटेरियल नहीं यूज़ करते हैं हम लोग। क्या कि डिस्क को इस प्रकार बनाया जाता है कि उसके फ्रिक्शनल मटेरियल रहता तो पूरे थ्रू आउट नहीं रहता, उसके मतलब इनर रेडियस एक होती है, एक आउटर रेडियस होती है, ठीक। तो इनर रेडियस और आउटर रेडियस में फ्रिक्शन मटेरियल का यूज़ किया जाता है। तो मान लीजिए इनर रेडियस को अगर हम लोग स्मॉल आर कहें और आउटर रेडियस को कैपिटल आर कहें, मतलब ये जो डिस्क है इसका इनर रेडियस स्मॉल आर, कैपिटल रेडियस आउटर रेडियस कैपिटल आर हो, ठीक। तो ये उस प्रकार होगा। और जो इस पर जो लगने वाला वेट है, इस पर जो हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, जो क्लच को एंगेज और डिसएंगेज करने में जो फोर्स लग रहा है वो W है। तो W क्या है, W क्या है, W है एंगेज और डिसएंगेज करने में लगने वाला फोर्स। आर मीन, ठीक, आर मीन की जो वैल्यू होगी ये यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी के लिए अलग होगी और यूनिफॉर्म वियर थ्योरी के लिए अलग होगी, ठीक। तो बस यही आपके लिए सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट है, ठीक। तो देखिए आप इसको निकालेंगे कैसे, देखिए म्यू तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है तो मटेरियल पर निर्भर करता है, इसमें W कैसे निकालेंगे और म्यू आर मीन कैसे निकालेंगे, बस यही दोनों सवाल में सीखना है आपको। तो देखिए क्योंकि ये यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी है तो यूनिफॉर्म प्रेशर में होगा तो जो प्रेशर होगा वो क्या है, कांस्टेंट रहेगा। तो ये मान लीजिए आउटर रेडियस है, ये इनर रेडियस है, तो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स आपका कितना है, कैपिटल W अपॉन एरिया, एरिया मतलब ये वाला एरिया, तो ये एरिया की एरिया की वैल्यू कितनी होगी, इस एरिया की वैल्यू होगी पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। इनर रेडियस क्या है, स्मॉल r है, कैपिटल रेडियस आउटर रेडियस कैपिटल R है। तो प्रेशर क्या हो जाएगा, W अपॉन पाई R स्क्वायर माइनस पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर हो जाएगा ये प्रेशर। तो इस प्रेशर से हम लोग निकाल लेंगे W की वैल्यू क्या हो जाएगी, W की वैल्यू हो जाएगी पाई इंटू स्मॉल p कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। इससे W की वैल्यू आ गई, ठीक। और R मीन की वैल्यू क्या होती है, ठीक। यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी के लिए जो R मीन की वैल्यू होती है ये इसकी वैल्यू होती है 2/3 कैपिटल R का क्यूब माइनस स्मॉल r का क्यूब डिवाइडेड बाय कैपिटल R का स्क्वायर माइनस स्मॉल r का स्क्वायर। ये याद कर लीजिए फार्मूला, ये यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी के लिए होता है। यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी के लिए मीन रेडियस की वैल्यू जो होती है 2/3 स्मॉल कैपिटल R का क्यूब माइनस स्मॉल r का क्यूब बटे कैपिटल R का स्क्वायर माइनस स्मॉल r का स्क्वायर होता है। क्यों, क्योंकि फार्मूला सीधा सीधा पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि मीन रेडियस की वैल्यू यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी के लिए कितनी होती है, ठीक। तो इस तरह से आर मीन की वैल्यू हो गई। तो हम क्योंकि हमको W की वैल्यू पता चल गई, आर मीन की वैल्यू पता चल गई, तो दोनों को उठा करके हम लोग सवाल में रख देंगे। तो हम लोग का जो टार्क की वैल्यू आ जाएगी, जो टार्क T की वैल्यू आ जाएगी, टार्क T की वैल्यू क्या थी, म्यू इंटू W इंटू आर। तो म्यू इंटू W की वैल्यू क्या बताई हमने, पाई इंटू P इंटू कैपिटल R का स्क्वायर माइनस स्मॉल r का स्क्वायर इंटू इसकी इंटू क्या है, आर मीन की वैल्यू क्या थी 2/3 कैपिटल R का क्यूब माइनस स्मॉल r का क्यूब डिवाइडेड बाय कैपिटल R का स्क्वायर माइनस स्मॉल r का स्क्वायर, ठीक। तो इसमें से क्या हो जाएगा, ये दोनों ये ऊपर का ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं। जब कैंसिल हो जाते हैं तो आंसर क्या हम लोग का जो मिल जाता है वो मिल जाता है 2/3 म्यू इंटू पाई इंटू पी, ये कैपिटल R का क्यूब माइनस स्मॉल r का क्यूब, ठीक। तो इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाता है, ठीक। अगर इसको डायमीटर के फॉर्म में लिखना चाहें तो डायमीटर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो R यहाँ पे हम लोग d/2 लिख देंगे तो इससे सॉल्व भी हो जाएगा, ठीक। तो देखिए टार्क के अलग अलग फार्मूले बन जाते हैं। तो अगर हम डायमीटर के फॉर्म में लिखना चाहें, डायमीटर के फॉर्म में जो फार्मूला बनेगा आपका टार्क की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई/12 म्यू इंटू पी कैपिटल डायमीटर, कैपिटल मतलब डायमीटर का D का क्यूब माइनस स्मॉल डायमीटर D का
क्यूब। अगर इनर डायमीटर स्मॉल डी, कैपिटल डायमीटर मतलब आउटर डायमीटर कैपिटल डी है, ठीक, मतलब जो ऐसे आपकी क्लच है ये स्मॉल डी और ये बाहर वाला कैपिटल डी। तो इससे हम लोग टार्क की वैल्यू निकाल लेंगे, और जो टार्क की वैल्यू निकाल जाएंगे तो पावर की वैल्यू सीधे सीधे क्या होता है, टार्क इंटू ओमेगा। तो इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे, ठीक। तो ये जो था ये यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी के लिए था। अगर यूनिफॉर्म इसी चीज़ को हम लोग यूनिफॉर्म वियर थ्योरी के लिए देखें, देखिए टार्क की वैल्यू तो वही होगी म्यू इंटू डब्लू इंटू आर मीन, ठीक, ओके। और इसमें क्या है, पावर की वैल्यू क्या है, वही होगी टार्क इंटू ओमेगा। लेकिन इसमें जो W और आर मीन निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, तो यूनिफॉर्म वियर थ्योरी के लिए जो आर मीन की वैल्यू होती है ये इक्वल टू होती है कैपिटल R बटे स्मॉल r डिवाइडेड बाई 2। इससे सीधे सीधे हम लोग निकाल सकते हैं। तो कैपिटल R बटे प्लस स्मॉल r मतलब दोनों इनर रेडियस प्लस आउटर रेडियस डिवाइडेड बाई 2। इसमें W कैसे निकालेंगे, W निकालने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये यूनिफॉर्म वियर थ्योरी होती है। तो यूनिफॉर्म वियर थ्योरी में माना जाता है कि प्रेशर इनटू रेडियस इक्वल टू क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। मतलब प्रेशर और रेडियस का जो मल्टीप्लिकेशन है वो कांस्टेंट है। तो अगर P की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है, ठीक, तो R की वैल्यू मिनिमम हो जाएगी। तो मतलब कैप मैक्सिमम P मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम प्रेशर इनटू मिनिमम रेडियस इक्वल टू कांस्टेंट, या दूसरे वर्ड्स में कहें कि मिनिमम प्रेशर और मैक्सिमम रेडियस R मैक्स इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक, ये होता है। अब देखिए P मैक्स क्या हो, P मैक्स चाहे जो भी हो, R मिनिमम मतलब इनर रेडियस जिसे हम लोग सिर्फ स्मॉल r कह रहे हैं, और R मैक्स मतलब कैपिटल R जिसे हम लोग कैपिटल R कह रहे हैं। तो यूनिफॉर्म वियर थ्योरी में ये इक्वल टू ये होता है। और ये जो कांस्टेंट C है इसकी वैल्यू होती है W डिवाइडेड बाई 2 पाई कैपिटल R माइनस स्मॉल r, कैपिटल R माइनस स्मॉल r। तो ये जो कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है कि W अपॉन 2 पाई कैपिटल R माइनस स्मॉल r। तो हम दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं कि P मैक्स इंटू इनर रेडियस स्मॉल r इक्वल टू P मिनिमम इंटू कैपिटल R मतलब आउटर रेडियस, ये इक्वल टू क्या होता है, W डिवाइडेड बाय 2 पाई R माइनस R होता है, ठीक, R माइनस R। तो इसकी सहायता से अब देखिए इसमें से कोई भी डाटा दिया हुआ हो आपको, उसकी सहायता से हम लोग W की वैल्यू निकाल लेंगे। जब W की वैल्यू निकाल लेंगे तो टार्क T की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू इंटू W इंटू R। तो R मीन की वैल्यू हमने बताई दी है। R मीन की वैल्यू क्या होती है, कैपिटल R प्लस स्मॉल r डिवाइडेड बाई 2, और W की वैल्यू इस फार्मूले में का प्रयोग करके हम लोग निकाल लेंगे। तो टार्क की वैल्यू आएगी, टार्क की वैल्यू आएगी, तो प्रेशर की वैल्यू है, सॉरी पावर की वैल्यू है टार्क इंटू ओमेगा से आ जाएगी। अब यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है सीधा सीधा कि यहाँ पे जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि जो मीन रेडियस होती है यूनिफॉर्म वियर के लिए वो इक्वल टू क्या होती है, कैपिटल R प्लस स्मॉल r डिवाइडेड बाई 2 ये होती है, ठीक। तो इस तरह से ये मीन रेडियस की वैल्यू होती है। और अगर ये डायमीटर के फॉर्म में भी कभी कभी सवाल को पूछ लिया जाता है तो आपको डायमीटर के फॉर्म में भी इसको सीधे R की जगह d/2 रख के हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगर यही सवाल आपके लिए मल्टीप्लेट क्लचेस के लिए, हम लोग मल्टी डिस्क क्लचेस के लिए बात करें तो मल्टी डिस्क क्लचेस के लिए जो फार्मूला टार्क की वैल्यू हो जाती है, अगर हम लोग यूनिफॉर्म वियर के लिए लिखें, यूनिफॉर्म वियर के लिए तो क्या हो जाएगा, Z इंटू म्यू इंटू W इंटू R हो जाएगा, वही फार्मूला वही रहेगा, ठीक। अब देखिए Z मतलब नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, Z ऑफ नंबर ऑफ पेयर ऑफ कॉन्टैक्टिंग सरफेस। Z मतलब Z इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ पेयर ऑफ कॉन्टैक्टिंग सरफेस, जो अभी हमने आपको बताया था क्या होगा, N1 प्लस N2 माइनस 1, ठीक, N1 प्लस N2 माइनस 1 नंबर ऑफ कॉन्टैक्टिंग सरफेस। इससे आपका वैल्यू आ जाएगी Z की, तो यहाँ पे Z की वैल्यू रख के, ठीक। बाकी सवाल अगर यूनिफॉर्म क्लच का है तो यूनिफॉर्म थ्योरी यूज़ करेंगे, और क्या दिया है आपको, अगर आपको यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी दिया है तो प्रेशर थ्योरी यूज़ करेंगे। इसी प्रकार अगर कोन क्लच की बात कर रहे हैं, अगर हम लोग यही सवाल कोन क्लच के लिए, किस क्लच के लिए हो,
कोन क्लच के लिए दिया हो, तो मान लीजिए इस प्रकार से कोन क्लच होता है, तो इसका जो एंगल होता है, ये अगर ये 2 अल्फ़ा मानते हैं तो इसका सेमी एंगल क्या हो जाएगा, सेमी एंगल अल्फ़ा हो जाएगा। जब सेमी एंगल अल्फ़ा हो जाता है तो इसके लिए टार्क का जो फार्मूला हो जाता है वो हो जाता है आपका म्यू इंटू डब्लू इंटू आर। ये तो होता ही है, ये तो कॉमन फार्मूला है, डिवाइडेड बाय इसको साइन अल्फ़ा कर देते हैं बस। तो अगर यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी है तो डिस्क का फार्मूला रखेंगे और बटे में साइन अल्फ़ा कर देंगे। और अगर यूनिफॉर्म वियर के फार्मूला पूछा गया है, क्या करेंगे, यूनिफॉर्म वियर डिस्क क्लच का फार्मूला रखेंगे और डिवाइडेड बाय साइन अल्फ़ा कर देंगे। तो इस प्रकार से आपको सारे फार्मूले आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक, तो जो सेंट्रीफ्यूगल क्लचेस होते हैं उनमें कुछ क्या होता है, उनका जो स्टार्टिंग टार्क क्या होता है, लो होता है। ठीक, क्यों, क्योंकि शुरुआत में हमको उनको लो प्रेशर पे ही शुरुआत कर, मतलब लो प्रेशर पे एंगेज करना रहता है शुरुआत में, लेकिन उसका बाद में ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। तो आज का इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, इन क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर टार्क ट्रांसमिटेड बाय कोनिकल क्लच रेडियस आर, आउटर रेडियस आर दिया है, इनर रेडियस आर दिया है और सेमी कोल एंगल क्या दिया, अल्फा दिया है। एज्यूमिंग यूनिफॉर्म प्रेशर, यूनिफॉर्म प्रेशर के लिए पूछा है। वेयर डब्ल्यू इज द टोटल एक्सियल फोर्स एंड म्यू द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है। तो उन्होंने क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट टार्क ट्रांसमिटेड। तो हम जानते हैं टार्क ट्रांसमिटेड की वैल्यू क्या होती है, म्यू इंटू डब्ल्यू इंटू आर होती है। अब क्योंकि ये कोन क्लच है तो डिवाइडेड बाय साइन अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक, अब कोन क्लच है तो डिवाइडेड बाय साइन अल्फ़ा हो जाएगा। अब इन्होंने कौन सी थ्योरी कही है, इन्होंने कहा एज्यूमिंग यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी। जब यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी होती है तो म्यू रहता है और डब्ल्यू को इन्होंने कहा डब्ल्यू ही लिखा, देखिए सभी में म्यू इंटू डब्ल्यू वैसा ही है। ठीक, आर की वैल्यू यहाँ पे मीन की वैल्यू बदल जाएगी, डिवाइडेड बाय साइन अल्फ़ा तो वही रहेगा। आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/3 कैपिटल आर का क्यूब माइनस स्मॉल आर का क्यूब डिवाइडेड बाय कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। तो आपका जो टार्क ट्रांसमिट का फार्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, म्यू डब्ल्यू डिवाइडेड बाय साइन अल्फ़ा इंटू 2/3 आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। इस तरह से आपका फार्मूला हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आप चूज़ कर लीजिए। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी। किसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन अ मल्टीपल डिस्क क्लच द एक्सियल इंटेंसिटी ऑफ द प्रेशर इज नॉट टू एक्सीड 0.2 MPa। तो मतलब इन्होंने कहा जो मैक्सिमम प्रेशर है वो 0.2 MPa ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक, तो इन्होंने कहा द इनर रेडियस ऑफ द डिस्क इज 100 mm, मतलब स्मॉल आर की वैल्यू क्या दिया है 100 mm एंड इज द हाफ ऑफ द आउटर रेडियस, और ये आउटर रेडियस की आधी है। तो आउटर रेडियस कैपिटल ये आर कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगी, क्योंकि उसकी दुगनी हो जाएगी। द एक्सियल फोर्स पर पेयर ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस इज, एक्सियल फोर्स इन्होंने पूछा है। तो देखिए हम जानते हैं सीधे सीधे कि प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इक्वल टू होता है, प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, लोड अपॉन एरिया। तो एरिया क्या हो जाएगा, पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, यही हो जाएगा। तो देखिए प्रेशर की वैल्यू इन्होंने दे रखी है। तो प्रेशर की वैल्यू कितनी है इन्होंने 0.2 MPa, किसमें मतलब न्यूटन पर mm स्क्वायर, इक्वल टू डब्ल्यू की वैल्यू की क्या पूछे, एक्सियल फोर्स पूछा है पर पेयर ऑफ कॉन्टैक्ट। तो एक्सियल फोर्स क्या जाएगा, डब्ल्यू डिवाइडेड बाय पाई, कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है 200, तो 200 का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दीजिए तो डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी। तो डब्ल्यू की वैल्यू जो आ जाएगी लगभग आपकी हो जाएगी 6000 पाई न्यूटन। तो यही इसका आंसर हो जाएगा 6000 पाई न्यूटन। डी आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। देखिए सीधा सीधा इसमें क्या है, प्रेशर है, एरिया, उसकी सहायता से हमने उसको सवाल को सॉल्व कर दिया, तो ज़्यादा माथा पच्ची ज़रूरत नहीं पड़ी। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग ऑफ सेंट्रीफ्यूगल क्लच इज। इन्होंने कहा है कि सेंट्रीफ्यूगल क्लच के स्प्रिंग की स्टिफनेस को बढ़ा दिए तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो हम जानते हैं स्टिफनेस होती क्या है, स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग होती है, स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग के इक्वल टू क्या होता है, फोर्स रिक्वायर्ड फॉर
पर यूनिट डिफ्लेक्शन, मतलब ए पर यूनिट डिफ्लेक्शन के लिए हमको कितने फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, उसी को हम क्या कहते हैं, स्टिफनेस कहते हैं। तो अगर किसी स्प्रिंग की स्टिफनेस ज़्यादा है तो हमको मतलब है उस स्प्रिंग को डिफ्लेक्ट करने के लिए हमको फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा, और स्टिफनेस कम है तो फोर्स कम लगाना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या कहा है कि विद इंक्रीज इन द स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग, अगर स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग हम लोग बढ़ा देंगे तो क्या होगा कि हमको फोर्स अधिक लगाना पड़ेगा। तो फोर्स अधिक लगाना पड़ेगा, या दूसरे शब्द का है कि स्प्रिंग अधिक फोर्स लगाएगी, ठीक, क्योंकि जितना फोर्स हमको डिफ्लेक्ट करना है उसके जैसे हम स्प्रिंग को छोड़ेंगे फोर्स उतना ही अधिक लगाए। जब अधिक फोर्स मिलेगा तो वेलोसिटी भी अधिक मिलेगी, मतलब एंगेजमेंट स्पीड क्या है, बढ़ जाएगी। तो इन्होंने क्या कहा, द डिक्रीजिंग एंगेजमेंट इज नो द इंक्रीज इन एंगेजमेंट स्पीड, हाँ तो इस एंगेजमेंट स्पीड क्या है, बढ़ जाएगी, ठीक। द इंक्रीज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एट मैक्सिमम स्पीड, इसका कोई फ़र्क नहीं ना अब। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका हम लोग का आंसर हो जाएगा बी, द इंक्रीज इन एंगेजमेंट स्पीड। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे क्लच, सेंट्रीफ्यूगल क्लच से संबंधित मतलब मशीन डिजाइन की चैप्टर क्लच से संबंधित सवाल को। ये चैप्टर बहुत छोटा सा है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि अक्सर इसके मीन रेडियस, टार्क, पावर से मिला करके छोटे छोटे सवाल बनते हैं और वो एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं, ठीक। तो आप इसको एक बार देख लीजिए, तैयारी कर लीजिए। अगर कोई किसी जगह पर आपको डाउट है या समझ में नहीं आया है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर उसका आंसर बताऊँगा, ठीक फ्रेंड्स। यदि आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने की इच्छा है तो आप उस पर नीचे उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके पहले की वीडियोस देखना है तो वो भी आपको, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा मैंने यूपीआरवीएनएल की जॉब प्रोफाइल इन सब से संबंधित वीडियोस भी बनाए हैं, और एक क्वेश्चन बैंक का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहाँ पे कई प्रकार के एग्ज़ाम के क्वेश्चंस आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, ठीक फ्रेंड्स। तो आप तैयारी करते रहिए, ठीक, अपने आप को शार्पन करते रहिए, क्योंकि आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे आपको सॉल्व करने के उतना ही अधिक कॉन्सेप्ट बढ़ेगा, कॉन्सेप्ट में क्लियरनेस आएगी और आपकी स्पीड बढ़ेगी। एग्ज़ाम में सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट होता है आपकी स्पीड, आपकी एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी भी अधिक से अधिक सवाल सॉल्व करने पे होगी, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग है, तो एक एक नेगेटिव मार्किंग आपको भारी पड़ेगी, क्योंकि कंपटीशन बहुत अधिक है और सीटें उतनी नहीं है। 69 सीटें हैं, 69 सीट के हिसाब से जो फॉर्म पड़े हैं होते हैं वो बहुत अधिक मात्रा में पड़ते हैं, कंपटीशन अधिक, इसलिए आप अधिक से अधिक तैयारी करें, अधिक से अधिक सवालों को सॉल्व करें, ठीक फ्रेंड्स। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको और से अधिक सवालों को सॉल्व कराएंगे। तो फिर मिलते हैं आपको नए चैप्टर के नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक आप तैयारी जारी रखिए, क्योंकि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। धन्यवाद।